हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव शर्मा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, वर्ग एक के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हमारे जो टॉपिक्स के रूप में देखा जाए तो हमने जेन ऑस्टिन को पढ़ लिया है, जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी। साथ ही साथ उसका जो फेमस नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस कड़ी में जो अगला नाम है वो है चार्ल्स डिकेंस का। उनके द्वारा रचित एक फेमस नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, वो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो हम हमेशा की तरह डायरेक्ट नोवेल पे जंप ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे ऑथर की बायोग्राफी से, क्योंकि कई बार ऑथर की बायोग्राफी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो हम धीमे धीमे बात करते हुए चलेंगे। ऑथर का नाम है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अब ये कहाँ से हैं? ये इंग्लैंड के ऑथर हैं, इंग्लिश ऑथर हैं, और ये फेमस हैं नोवेल्स के लिए, है ना। और इनका जो जॉनरा है वो है रियलिज्म, है ना। रियलिज्म इज समथिंग विच डील विद सोसाइटी। ओके, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके समय पे, उन सभी के बारे में वो बात कर रहे थे। अब हम पॉइंट्स पे धीमे धीमे बात करते हुए जाएंगे। चार्ल्स डिकेंस, हियर वी गो। सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि चार्ल्स डिकेंस की जो जन्म तिथि है वो 1812, भूलना नहीं है ना। और साथ ही साथ इनकी जो मरने की तिथि है, जो डेथ है, वो 1870 में हुई है ना। दोनों बिंदु याद रखना है। मरने का नहीं पूछेगा, बहुत कम ना के बराबर संभावना है। ना मैंने आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है कि किसी ऑथर की डेथ पूछी गई हो, है ना। जन्म याद रखना है आपको 1812। ठीक है, इनका जॉनरा मैंने आपको बताया, ये रियलिज्म में लिखते हैं। ठीक है, अब सुनिए। डिकेंस वाज बोर्न इन हैम्पशायर, इंग्लैंड इन 1812, है ना। कहाँ पे? हैम्पशायर में, ये आपको याद रखना है। हिज फादर वाज अ क्लर्क एट नेवल पे ऑफिस, बट इन 1824 डिकेंस फादर वाज imprisoned फॉर डेप्थ। सुनिए, एक आपने फेमस कोट सुना होगा कि बुरा समय ही व्यक्ति को अच्छा बनाता है। तो इनके साथ भी सेम कुछ ऐसा हुआ। ऑल्दो इनके पिताजी एक नेवल ऑफिसर थे, नेवी में ऑफिसर थे, पर डेप्थ के चलते उनको इम्प्रिजेंट कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये नॉवेल्स लिख रहे थे, है ना, जब ये इनके कंटेम्परेरी समय में थे, उस वक्त इंग्लैंड में एक नियम था। ठीक है, और नियम क्या था? यदि आपने डेब्ट लिया है, किसी से कर्जा लिया है, यदि आप उसको नहीं चुका पाते हैं तो आप जेल में चले जाएंगे, आपको कारावास हो जाएगा। तो ये जो इनके जीवन है इस घटना से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इनका पूरा परिवार जेल में चला गया था। इनके पिताजी साहब कर्जा ना चुका पाए, इसलिए केवल डिकेंस को छोड़ के। उसका रीजन ये था, इनकी उम्र कम थी, ये नाबालिग थे। ठीक है, अब चूंकि फैमिली जेल में है, बच्चा करे तो करे क्या, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अपना लाइवलीहुड चला सके, कुछ खाए, कुछ पिए, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना हो या इससे संबंधित कुछ। तो आगे देखिए। द एंटायर फैमिली वाज सेंट टू मार्शल शी प्रिजन एक्सेप्ट चार्ल्स डिकेंस, है ना। चार्ल्स डिकेंस के अलावा बाकी जो है इनकी पूरी फैमिली चली गई जेल। अब ये क्या करते थे? अब चूंकि सारी फैमिली जेल में चली गई तो इनको अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो उस केस में ब्लैक वेयर हाउस नाम की जगह पे, ब्लैक वेयर हाउस नाम की जगह पे डिकेंस लेवल पेस्ट करते थे बोतलों के ऊपर, है ना। बोतलों के ऊपर ये लेवल पेस्ट करते थे। ठीक है, जो बोतल होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई दवाई की बोतल है, ठीक है, किसी कंपनी से बन के निकल रही है, तो उसके ऊपर जो लेवल्स चिपकाए जाते हैं ब्रांडिंग के लिए कि ये हमारी बोतल है, तो ये वही काम करते थे शुरुआती समय में अपने आप को पालने के लिए, है ना। और उसके एवज में इनको दिया जाता था 6 शिलिंग अ वीक। ये करेंसी है ना, इंग्लिश करेंसी है उस समय की। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम। डिकेंस
attended school from 1824 to 1827 but left again in 1827 because of his family, है ना, बिकॉज एज दे कैन नॉट अफोर्ड द फीस ऑफ द स्कूल, है ना। तो कर्जा था, फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो फंड कर सके, है ना। तो फैमिली जेल से बाहर आ गई, लेकिन उसके बावजूद होता ना उनके पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी थी नहीं कि वो कुछ कर पाए, तो इसलिए वापस उसको स्कूल छोड़ना पड़ गया। अब डिकेंस के मामा जी हैं एक, है ना, उनके मम्मी के भाई हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इन्हें शॉर्ट हैंड करी। शॉर्ट हैंड करने के बाद में इन्होंने क्या है, अपना हाथ ट्राई किया जर्नलिज्म में, है ना। जर्नलिज्म में इन्होंने अपना हाथ ट्राई किया, हाथ आजमाया। और इससे भी बड़ी बात यह है, जब ये यहाँ पहुँचे उससे पहले इन्होंने जो थिएटर्स होते हैं ना, जो थिएटर्स में आपने देखा होगा, जब जो ड्रामा ओपन होता है तो एक व्यक्ति कोई बताने आता है कि ये किस प्रकार का प्ले है ना, क्या है इसमें, है ना। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सक्सेस उसमें नहीं हो पाए। तब चार्ल्स डिकेंस लर्न शॉर्ट हैंड करिए एंड बिगिन हिज करियर एज जर्नलिस्ट, है ना, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलिए। आइए सर। ही वर्कड फॉर लंडन न्यूज़पेपर एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर फॉर 2 years, है ना। लंदन न्यूज़पेपर के साथ ये जुड़े रहे हैं, आपको याद रखना है। जो भी मैंने इस पीडीएफ में ऐड किया है वो सब या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, या तो वो आर टेट हो, है ना, हरियाणा टेट हो, या फिर एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया जरूर है। वही सब मटेरियल मैंने इसमें शामिल किया है ना। तो ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही रेंडमली कुछ भी उठा के पढ़ा रहा हूँ। देखिए, लेटर ही जॉइंड न्यूज़पेपर, है ना, नाम है मॉर्निंग क्रॉनिकल्स। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस न्यूज़पेपर का, किस मैगजीन का संबंध चार्ल्स डिकेंस के साथ है, तो वो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, है ना। वेयर ही रोट अ सीरीज ऑफ स्केचेस, है ना, स्केचेस बोले तो काइंड ऑफ स्टोरीज, छोटी छोटी, है ना, अबाउट लंडन लाइफ। देखिए, चूंकि मैंने अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू नहीं किया है, जब मैं शुरू करूंगा तो आपको पूरा ब्रीफ दूंगा कि लंदन की वास्तविकता में स्थिति थी कैसी, है ना, ऐसे समझ। देखिए, जब से लंदन का विकास होना शुरू हुआ तब से इतना ज़्यादा पीपल मोबिलेशन वहाँ पे देखने को मिला, लोग इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हुए सिटी की तरफ, लंदन की तरफ, कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगी। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी तो वहाँ सैनिटेशन का प्रॉब्लम होने लगा, भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं तो मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी, ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब थे, उनकी वजह से बीमारियां फैल रही थी। जैसे आपने प्लेग देखा होगा, चौसर के टाइम पे 3-4 बार प्लेग आया, तो उनके कुछ विशेष उदाहरण है। तो जो वहाँ की लंदन की लाइफ थी वो बहुत अधिक स्वच्छ नहीं थी, बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है ना। तो कई ऐसी घटनाएं हैं, अब चूंकि लोग वागों के पास करने के लिए कुछ है नहीं तो वो उल्टे सीधे काम ऑब्वियस सी बातें करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओलिवर ट्विस्ट, है ना, काइंड ऑफ पिकारेस्क नोवेल है। पिकारेस्क नोवेल क्या होता है? पिकारेस्क नोवेल कोई भी ऐसा नोवेल जो एक बच्चे की ग्रोथ को दिखाए, है ना, ग्रोथ को दिखाए, उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को दिखाए कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है। और इसमें एक रोग स्काउंड्रल को दिखाया जाता है, एक बच्चा जो कह सकते हैं बहुत अच्छे स्वभाव का नहीं है, या चोरी चकारी या फिर कुछ सेवन करना नशीले उत्पादों का, है ना, या फिर फीमेल्स के साथ फ्लर्टिंग करना, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो जी मैं बता रहा था, तो लंदन की जो वास्तविक स्थिति थी, वहाँ चोरी चकारी हो रही थी, है ना, कह सकते हैं रोजगार के अवसर नहीं थे तो उनकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। और इन्हीं का आगे चल के एक बेस्ट एग्जाम्पल आता है चिमनी स्वीपर का, है ना। चिमनी स्वीपर कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को चिमनियों में साफ करने के लिए घुसा देते थे। जैसे देखिए, लंदन जैसी जगह क्या है, वो ठंडी जगह, तो वहाँ लोग घरों को गर्म करने के लिए चिमनियों का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि चिमनियाँ छोटी होती हैं तो उसमें बड़े लोग तो जा नहीं सकते, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चों को घुसा दिया करते थे, फिर वो सफाई करते थे। कुल मिला के चाइल्ड लेबर था, जिस पे कि आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगाया, ठीक है।
तो उससे संबंधित भी कई ऑथर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बात करी है। उदाहरण के तौर पर पीवी शैले को ले लीजिए आप, है ना, विलियम ब्लेक को ले लीजिए, इन लोगों ने चिमनी स्वीपिंग पे बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये भी चाइल्ड लेबर के साथ, चाइल्ड लेबर से संबंधित चीजें बताते हैं, है ना। अब चलिए इसमें आगे चलते हैं, धीमे धीमे बात करते हुए चलेंगे, चीजों को रेफरेंस के साथ मैं जोड़ता हुआ आगे बढ़ूंगा। अब सुनिए, अब यहाँ एक लाइन देख रहे होंगे, स्केचेस बाय बोस, देख रहे हैं ना आप, ये एक जस्ट सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्केचेस बाय बोस, ये इनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। एक और बात वो ये कि ये जो बोस है ना, बोस, ये इनका पेन नेम है। क्या है? पेन नेम। पेन नेम कोई भी ऐसा नेम जो व्यक्ति अधिग्रहण करता है किसी लिटरेरी पीस को लिखने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं कोई नोवेल लिखने बैठ रहा हूँ और उसमें मैं अपना नाम नहीं डालना चाहता, अपना नाम छुपाना चाहता हूँ, है ना, अपनी पर्सनैलिटी छुपाना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन, किसने लिखा है ये वक्त, तो मैं वहाँ पेन नेम का सहारा ले लूँगा। कोई भी ऐसा नेम जिससे कोई ऑथर लिखता है उसको पेन नेम कह सकते हैं। तो बोझ इसका पेन नेम था। अब ये आया कहाँ से? ये आया मोजेस से। एक फेमस नोवेलिस्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है, ये नोवेलिस्ट है। इसके द्वारा रचित एक नोवेल है विकार ऑफ वेकफील्ड, और इसी नोवेल का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है मोजेस। कौन है? मोजेस। मोजेस है ना, इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है मोजेस। इसी मोजेस से टूट टूट के बन गया बोजेस, ठीक है, और फिर यही आगे चल के बना बोस। ये आ गया ऊपर नाम, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपका यही वाला जो बोझ है ना, ये रहा, ठीक है सर, यहां से ये बोझ निकला है। अब इसमें भी रिसर्चर कुछ और कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप देखने को जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। ये थोड़ा सा डिबेटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि बोझ जो है उसका फैमिली नेम था, है ना, जैसे ये नीचे यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, बोझ वाज द फैमिली नेम ऑफ डिकिंस, ही टुक दिस नेम एज अ pseudonym, ठीक है। लेकिन जो रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो नेम है ये आया है ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा रचित एक फेमस नोवेल से, विकार ऑफ वेकफील्ड, है ना। मोजेस से ये बोजेस बना और बोजेस से बोझ बना, ठीक है सर। अब आगे चलेंगे हम धीमे धीमे। देखिए, वोज वाज द, ये मैंने आपको बता दिया, हिज फर्स्ट नोवेल वाज द पोस्ट ह्यूमस पेपर ऑफ पिकविक क्लब, है ना, ये इनके द्वारा रचित पहला नोवेल है। इसको 1836 से 37 में पब्लिश किया हुआ है। अब सामने वाला व्यक्ति जो एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम पेपर डिजाइन करेगा, वो आपसे पूछ सकता है कि चार्ल्स डिकेंस का पहला नोवेल कौन सा था, तो आपको उस केस में बताना है द पोस्ट ह्यूमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब, है ना, ये 1836 से 37 के बीच में आया। अब सुनिए, इसके लिए एक व्यक्ति ने इलस्ट्रेशन बनाया था। इलस्ट्रेशन आप समझते हैं? इलस्ट्रेशन उस वक्त पत्थरों पे या लकड़ियों पे इलस्ट्रेशन किया जाता था, मतलब कह सकते हैं किसी प्रकार की विशेष कलाकृति बनाई जाती थी। जैसे मैंने कोई नोवेल लिखा है ना, मैंने नोवेल लिखा, तो यदि मैं नोवेल लिखूंगा तो उस पर लगाने के लिए कुछ कवर तो चाहिए ना, उसका कवर पेज मान लीजिए, तो यहाँ इलस्ट्रेशन से हम कवर पेज मान सकते हैं। तो वो जो कवर पेज था, है ना, एक पर्सन था, अभी आगे आएगा, इसमें हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो आगे मिलेगा। चलिए, उसने सुसाइड कर ली थी, है ना,
उसने सुसाइड कर ली थी बिकॉज इन्होंने उसको क्रेडिट नहीं दिया था और उसने इलस्ट्रेशन बनाया था इसके लिए। ठीक है, ये अभी नाम आएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा, इसलिए ये नोवेल फेमस है ना, इस घटना से। ही मैरिड कैथरीन हॉगार्थ, है ना, वॉज द डॉटर ऑफ एडिटर ऑफ मॉर्निंग क्रॉनिकल, अभी बताया था मॉर्निंग क्रॉनिकल से ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो मॉर्निंग क्रॉनिकल का जो मालिक था ना, उसकी लड़की से इसने शादी करी, कैथरीन हॉगार्थ से। इसी कैथरीन हॉगार्थ के साथ में कह सकते हैं इसका अच्छा रिलेशन रहा काफ़ी लंबे समय तक। इस कैथरीन हॉगार्थ की एक छोटी बहन थी, ठीक है, उससे डिकेंस का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और वही अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है, या कह सकते हैं ये जो लड़की थी ना कैथरीन की छोटी बहन, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड एक कैरेक्टर है नेल ट्रेंड। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है एक फेमस नोवेल में जो लिखा गया है इनके स्वयं के द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, वो है हार्ड टाइम्स। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की कुछ इंसिडेंट्स ने, है ना, इंसिडेंट्स ने उनके कैरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेल ट्रेंड हो गया, है ना। अब इनके द्वारा लिखित एक और फेमस नोवेल है, वो है कह सकते हैं डेविड कॉपरफील्ड, है ना, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। इसके बारे में ये कहते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड को मैंने लिखने में जो सिहाई इस्तेमाल की है वो मेरे रक्त की स्याही है ना, मतलब मैंने खुद के खून पसीने से उसको रच के लिखा है ना, डेविड कॉपरफील्ड को। तो इसी प्रकार से डेविड कॉपरफील्ड में एक कैरेक्टर है डोरा। तो डोरा का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं मेल खाता है, वो है मारिया वीडनेल। मारिया वीडनेल एक लड़की थी जिस पर कभी एक समय पर चार्ल्स डिकेंस का क्रश हुआ करता था। तो आप देखेंगे कि इनकी जो लाइफ थी उससे इन्फ्लुएंस कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको इन्होंने डिजाइन किया है अपने नॉवेल्स में, है ना। चलिए अब धीमे धीमे आगे चलते हुए बात करते हुए चलेंगे। In 1850s, he suffered three devastating losses: death of his father, second, death of the daughter, separation from wife। अब ये यहाँ कैथरीन होगार्थ से अलग हो गया, है ना। एक कह सकते हैं एक थिएटर आर्टिस्ट थी जिससे शादी करना चाहता था, है ना, और बाद में इसका उससे अच्छा संबंध भी बन गया। फिर ये दोनों एक बार फ्रांस की जर्नी पे गए, तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो एक ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, है ना, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें ऑल्दो ये तो एसी डब्बे में थे, मरने वाले तो वही है ना जो आगे पीछे लगे हुए हैं जनरल डब्बे में, स्लीपर में, एसी तो बीच में रहते हैं। तो उसमें बहुत से लोग घायल हुए, कुछ लोग मर भी गए, जिसमें इसने कह सकते हैं बहुत कृतज्ञता का काम किया था, जाके उनको पानी पिलाया जो परेशान थे। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट इसके लाइफ के हैं, है ना। डिकेंस लास्ट नोवेल वाज मिस्ट्री नोवेल, है ना, उसका टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ एडमंड ड्रूड, है ना, याद रखना है, आखिरी नोवेल है। सामने वाला आपसे पूछ सकता है डिकेंस का आखिरी नोवेल कौन सा है, तो कौन सा है, द मिस्ट्री ऑफ एडमंड ड्रूड, है ना। दिस नोवेल रिमेन्ड अनफिनिश्ड बिकॉज डिकेंस डायड इन 1817 ऑफ स्ट्रोक। अब वो आपसे ये पूछ सकता है क्या कारण रहा डिकेंस की मौत का, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। So in that case, you supposed to know that he was died of stroke, okay, in 1870. चलिए, all the novels of Charles Dickens were published serially. Serially क्या होता है, जैसे कह सकते हैं कोई मैगजीन है ना, अब कुछ 3 दिन में आती हैं, कुछ हफ्ते में आती हैं, कुछ महीने में आती हैं। तो इस व्यक्ति ने अपनी जो वर्क्स थे उनको सीरियली कह सकते हैं पीरियोडिकल्स में या मैगजीन्स में निकाला था, ठीक है। ये आपका पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स में ये निकाल रहे थे, एस्पेशली द 2 एडिटेड बाय हिम। अब ये याद रखना है कि डिकेंस के द्वारा एडिटेड मैगजीन कौन कौन सी हैं, ठीक है सर।
याद रखिए। हाउस होल्ड गुड्स 1850, ऑल द ईयर राउंड 1859। ये दो मैगजीन्स हैं जिनको चार्ल्स डिकिंस ने अपनी लाइफ में, है ना, लाइफ टाइम में एडिट किया, भूलना नहीं है। हाउस होल्ड गुड्स 1850, ऑल द ईयर राउंड 1859, है ना। दोनों वीकली प्रोडिकल्स थी, पीरियोडिकल्स थी, है ना, बार बार टंग स्लिप हो रही। चलिए, he also wrote various Christmas stories. Few among them are, देखो जो फेमस है और जरूरी है वो है क्रिसमस कैरोल, बहुत फेमस है। इसमें कहानी है एक भूत की जो क्रिसमस से एक दिन पहले आता है ना, और इसका जो प्रोटागोनिस्ट है उससे संवाद बिठाने की कोशिश करता है, तो फिर वो स्टोरी पास्ट में चली जाती है। ऐसे ही ये एक और है, स्क्रूज हो गया, जॉली बॉब क्रेटचिट हो गया, है ना, टिनी टिम। ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी हुई। आइए साहब, he became a popular novelist because his novel reflect social conditions which were prevalent in the contemporary society, मतलब जिस सोसाइटी में डिकेंस रह रहा था उसमें। his novels are about the slums, the poor houses, the debtor prisoner, है ना, the area filled with stark realities of London life। मैंने आपको बताया था कि जो भी परेशानियां थी लंदन में, लोग कैसे परेशान हो रहे थे, उनको क्या क्या दिक्कत परेशानियां थी, उनका जीवन कैसा कट रहा था। कह सकते हैं ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नोबल्स को कहीं ना कहीं सोसाइटी से, पुअर क्लास से, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनसे, है ना, जिन्होंने कर्जा लिया है कर्जा चुकाने पर, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी लग गई, है ना। कहीं जो उसके जीवन में घटित हो रहा था उसी से इन्फ्लुएंस इसने कैरेक्टर डिज़ाइन किए, है ना, स्टोरीज लिखी। इसके कैरेक्टर भी बहुत वाइड रेंज वाले हैं, डिफरेंट रेंज की, हर कैरेक्टर का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो चलिए, एक बात आपको और याद रखना है विशेषकर, वो ये है कि पीटर एक्रॉयड इसका बायोग्राफर है ना। इस व्यक्ति ने बहुतों की कह सकते हैं बायोग्राफी लिखी है, जैसे उदाहरण के तौर पर जॉन बेरीमैन को ले लो। जॉन बेरीमैन ये एक अमेरिकन कन्फेशनल पोएट है। अब चूंकि मैंने आपको कन्फेशनल, पहली बात तो ये है कि जॉन बेरीमैन है कहाँ। जॉन बेरीमैन सीबीएसई में मान लीजिए या एमपी बोर्ड में मान लीजिए, इसके द्वारा लिखित एक पोएम है, रचित पोएम है, वो है द बॉल पोएम, है ना। आपने पढ़ी होगी शायद, और नहीं तो शायद आप आने वाले समय में जब इसके मेंस में बैठेंगे तब पढ़ लेंगे। तो सुनिए, अब चूंकि इस संबंध में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जिक्र हुआ है कन्फेशनल पोइट्री का, तो कन्फेशनल पोइट्री होती क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कन्फेशनल पोइट्री एक पोइट्री का ऐसा जॉनरा है जिसमें कहीं ना कहीं जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पोइट है, वो अपनी, कह सकते हैं, जीवनी को बयां करता है पोइटिक वर्स से, या फिर कह सकते हैं फ्री वर्स में, कुछ नोवेल्स में लिख देते हैं, कुछ पोइट्री में लिख देते हैं। तो ये एक प्रकार का जॉनरा है जिसमें कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करता है, चाहे वो ट्रेमेटिक हो, है ना, चाहे वो दुखद हो, खुशी वाले हों। तो इस प्रकार की पोइट्री को हम कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं। और इसकी अगर अपन इंडिया में यदि कोई कन्फेशनल पोइट देखने चलें तो कमला दास हैं, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी, ठीक है। सुनिए, अब और देखें तो सिल्विया प्लाथ हो गई, ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करना, ज़्यादा डीप में चला जाऊंगा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त डिकेंस पे, तो इसी पे आगे बढ़ते हैं।
मैं जो भी बताऊंगा आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, ये मत सोचना यदि ये व्यक्ति बता रहा है तो ऐसे ही बता रहा है। कहीं ना कुछ पूछा जरूर गया होगा, और इससे आपका सोचने का स्तर बढ़ेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। बिकॉज हो सकता है आने वाले समय में कभी आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठते हैं, तो वहाँ भी आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए। यदि आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और वहाँ आपका दिमाग डेवलप होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप वाइड स्पेक्ट्रम में पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद को सीमित नहीं रखेंगे तब। आइए, अब ये ओवरे आ गया चार्ल्स डिकिंस का। ओवरे क्या होता है? ओवरे कह सकते हैं कैनन, है ना, किसी भी ऑथर का कैनन कह सकते हैं, एक उसके कलेक्शन है ना वर्क्स का, उसको ओवरे बोल लो या कैनन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये सैम्यूअर करके इंसान था, इसने सुसाइड करी थी, है ना, क्योंकि इसने क्रेडिट नहीं दिया था डिकिंस ने, है ना। चार्ल्स सैम्यूअर ऐसा ही कुछ करके नाम है। पिकविक पेपर कहीं नहीं है, एक नॉर्मल आम स्टोरी है, कुछ विशेष इसमें है नहीं, और आई डोंट थिंक सो कि इसमें अंदर से कोई कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलिवर ट्विस्ट एपोनिमस नोवेल है। एपोनिमस नोवेल कोई भी ऐसा नोवेल जो उसके प्रोटागोनिस्ट के नाम पे हो। ये कहानी है ऐसे बच्चे की जो जीवन के थपेड़े खाते हुए आगे बढ़ता है। ये कह सकते हैं एक गुड कैरेक्टर नहीं है, है ना। चोरी चकारी ऐसे इंसिडेंट्स में ये लेफ्ट रहता है ना। साथ ही साथ में फ्लर्टिंग वगैरह, फ्लर्टेशन वगैरह बहुत कुछ प्रेजेंट किया। कुल मिला के एक ऐसा बच्चा जो जिसकी माँ जेल में है, जिसका जन्म भी जेल में हुआ है, और बाहर आके उसकी क्या स्थिति होती है, क्या कंडीशंस है, उनको बयां करने का प्रयास किया है चार्ल्स डिकिंस ने ऑलिवर ट्विस्ट में। निकोलस निकल भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल नहीं है, ये डीएवीवी के में शामिल है, ठीक है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये भी अच्छा नोवेल है, ठीक है। ये एक कहानी है लड़की की, ठीक है, जो अपने दादाजी के साथ रहती है और छोटी सी क्यूरियोसिटी शॉप को चलाती है। इसके दादाजी को जुआ खेलने की लत होती है, और ये जो इसकी पोती होती है दादा की, ये थ्रू आउट द नोवेल कोशिश करती है दादा को जुआ खेलने से रोकने के लिए, है ना। और अंत में जो है इस लड़की की डेथ हो जाती है और दादाजी पागल हो जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी कहानी है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप की। बॉर्न बाय रज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं है। मार्टिन चगलबिट भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। डॉम्बे एंड सन, ये कह सकते हैं एक मिल ओनर की कहानी है और उसके लड़के की कहानी है। किस प्रकार से वो बिजनेस में डील करते हैं, फैमिली में क्या घटनाएं घटित होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, और मतलब जो डॉम्बे हैं, है ना, उनके पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है वो इसमें दर्शाया जाता है। डेविड कॉपरफील्ड के बारे में मैंने बताया था कि जिस कह सकते हैं सिहाई में मैंने पेन को भिगो के इसको लिखा है वो मेरी स्वयं की है, मतलब खुद के खून पसीने से लिखी हुई। डेविड कॉपरफील्ड, और ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स डिकिंस को, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड। ब्लेक हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। हार्ड टाइम्स भी अच्छा नोवेल है, अगर आपको कोई समय मिले, वैसे तो आपके पास ज़्यादा समय होगा नहीं, पर अगर कभी समय मिले तो पढ़ने का कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द नोवेल सोशल रियलिज्म से प्रभावित हैं। इनका जो जॉनरा है वो सोशल रियलिज्म में, समाज में क्या घटित हो रहा है, जो वास्तविकता है उसको कहीं ना कहीं इनने प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है नोवेल्स के द्वारा। लिटिल डॉरेट भी इनके द्वारा लिखा हुआ एक नॉवेल है, ठीक है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859, ये आपके सिलेबस में शामिल है, तो इस पे हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक फेमस नोवेल है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, रिटन अराउंड 1860, ये डीएवीवी के सिलेबस में शामिल है। साथ ही साथ जीवाजी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोवेल है, ठीक है। ये
प्रमुख इसलिए है क्योंकि अब चूंकि इससे रिलेटेड एक घटना बताऊं तो कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी फितूर, है ना। आदित्य रॉय कपूर, तबू एक्ट्रेस थी, कैटरीना कैफ भी थी, बस विशाल भारद्वाज ने इसको बनाया था, तो इसी से अडेप्टेड थी, ये अडॉप्टेड थी, है ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी माँ है नहीं, पिताजी है नहीं, अपनी बहन और जीजाजी के साथ रहता है, बाद में वो एक आर्टिस्ट बनता है ना, तो वो पढ़ने के लिए लंदन जाता है, तो ये उसी की कहानी है। फिर एक क्रिमिनल होता है जिसको वो छोटे में कुछ खाने पीने के लिए दे देता है, जो जेल से भाग के आता है, बाद में वही क्रिमिनल उसका बेनिफैक्टर बनता है और उसको सपोर्ट करता है उसके पढ़ने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए। तो ये कहानी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हम और आगे चलेंगे तो इसमें आगे वर्क आते हैं, ये आर म्यूचुअल फ्रेंड 1864 एंड देन मिस्ट्री ऑफ एडमिन रूड, ये इसका पूरा ऑवरे है नॉवेल्स का, है ना। नॉवेल्स के बारे में बात कर लिया, अब कुछ शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द चाइम्स गॉबलिन स्टोरी, ठीक है। अ क्रिसमस कैरॉल 1843, अ क्रिसमस ट्री, अ मैसेज फ्रॉम द सी, sketches by Bose 1836. It is also called illustrative of everyday life and everyday people. ये याद रखना है इसका, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 56 स्केचेस, पूछ सकता है स्केचेस बाई बोज में कितने स्केचेस हैं, तो 56 56, डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस, है ना। ये सेक्शंस के नाम है आर पेरिस, सीन्स, कैरेक्टर, टेल्स। ये बात हो गई चार्ल्स डिकेंस के बारे में। ऑलमोस्ट हमने सारी डिटेल्स के बारे में बात कर लिया है ना। अब ये मैंने आपको ये बता ही दिया था थोड़ी देर पहले कि मोजेस सीडोनिम, है ना, टेकन फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये डिबेटेड बात होगी जो बता रहा था, दोनों चीज़ें, है ना। ही वाज प्रोनाउंस्ड एज बोजेस एंड शॉर्टन्ड एज बोज। ये बात होगी चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी की। देखिए, हमने पूर्ण प्रयास किया कि हम इसको कुछ इस प्रकार से देखें कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसे बिंदु ना रह जाएं जो उसकी बायोग्राफी से पूछे जाएं, ठीक है। बायोग्राफी में आपने चार्ल्स डिकेंस को देखा, उसका कह सकते हैं जॉनरा क्या है, सोशल रियलिज्म है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने वाली चीज़ों को उसने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है। उसके हर नोवेल में अलग अलग तरह की कहानी है, जिस पे हम जितना ब्रीफ में बात कर सकते थे हमने ब्रीफ में बात करी है। ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, लेक्चर ज़्यादा लंबे होंगे, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वैसे भी आपके एमपी टेट में इतना ज़्यादा डेप्थ में पूछता नहीं। तो ऑथर की हमने बायोग्राफी के संदर्भ में बात कर ली है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनके द्वारा रचित नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859, है ना। ये डेट और वैसे भी फेमस है बिकॉज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की इसी डेट में आई थी 1859, ठीक है। तो हमने बायोग्राफी के बारे में बात कर ली। हम अगली क्लास में बात करेंगे टेल ऑफ टू सिटीज, है ना, बाय चार्ल्स डिकेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेयर एंड फॉर सपोर्टिंग मी। यदि आपके कोई सहपाठी हो या कोई और तैयारी कर रहा हो एमपी टेट की, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेल करवाऊंगा, है ना, पूरी वीडियोस। और मैं बस कह सकते हैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई प्रोफेसर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ। मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। अब चूंकि मैं आपको ये सब शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं आपको मेरे विषय में बता देता हूँ कि मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरी एजुकेशन में मैंने बीएड किया है, एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर में, और राइट नाउ परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम डीएवीबी। And for your kind information, I must let you know that I have qualified many exams including MP-TET, UP-TET, Rajasthan TET, Haryana TET, Haryana PGT, MP PGT, NET, SET, GATE, MPPSC Assistant Professor, and etc. And also I am working in the same fields. तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा कह सकते हैं एक्सपीरियंस है इन क्षेत्रों का, और मुझे पता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन क्या पूछ सकता है ना। तो मैं समझता हूँ आज के संवाद को हम यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास में हम मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू।